गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, उसका चार्ज टू मास रेशियो, और हमने और भी उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली थी, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में उसका डिफ्लेक्शन कैसे होता है, मैग्नेटिक फील्ड में उसका डिफ्लेक्शन कैसे होता है, उसका चार्ज क्या होता है, उसका मास क्या होता है, ये सब हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे कि डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। अब क्या हुआ, रेडियो एक्टिविटी जो थी उसकी डिस्कवरी कैसे हुई, वो हमें कहाँ से मिला, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो एक थ्योरेटिकल पार्ट है, जैसे कि मैं इसको रीड करूँगा फिर आपको समझाता हूँ। ठीक है, जैसे कि इसमें बोला, डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिवेंट प्रोवाइड्स अनदर एविडेंस फॉर द इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ मैटर। द फिनोमेना ऑफ रेडियो एक्टिविटी was discovered by a French scientist Henri Becquerel in 1896. He was studying the properties of uranium salt. One day Becquerel placed a uranium salt, potassium uranium sulfate, ये उसका सही नाम है, wrapped in a black paper and a photographic plate together in a drawer. अब क्या हुआ, रेडियो एक्टिविटी क्या बताती है हमें, रेडियो एक्टिविटी बताती है कि हाँ, मैटर्स के पास एक इलेक्ट्रिकल नेचर होता है। ठीक है, अब देखिए क्या है, जो साइंटिस्ट थे हेनरी, उन्होंने क्या किया, वो यूरेनियम सॉल्ट के बारे में क्या कर रहे थे, एनालिसिस कर रहे थे, यूरेनियम सॉल्ट। ठीक है, अब उन्होंने क्या देखा ना कि जब उन्होंने यूरेनियम सॉल्ट एक ब्लैक पेपर पे, क्या ब्लैक पेपर पे रैप किया, ठीक है, घुमा के रख दिया, किस में रखा, एक ड्रॉअर में रखा। अब आप मुझे ये बताइए, ड्रॉअर जो होती है, ठीक है, उसमें क्या लाइट आती है, क्या नहीं आएगी। ठीक है, वो पूरी तरह से डार्क होता है। ब्लैक पेपर में इन्हें बांधा, यूरेनियम सॉल्ट को बांधा, और क्या किया, इसके साथ एक फोटोग्राफिक प्लेट रख दिया। क्या लग गया, फोटोग्राफिक प्लेट। ठीक है, फोटोग्राफिक प्लेट रख दिया। जब इन्होंने फोटोग्राफिक प्लेट रखा तो उन्होंने क्या नोटिस किया कि कुछ रेज इससे बाहर आ रही हैं, कुछ लाइट इससे बाहर आ रही है। ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि शायद ये जो फोटोग्राफिक प्लेट है ये सनलाइट के प्रेजेंस में आया होगा, जिसकी वजह से ये ऐसा हो रहा है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं था। ठीक है, आगे क्या था ये मैं पढ़ता हूँ। टू हिज सरप्राइज ही नोटिस दैट द फोटोग्राफिक प्लेट बिलो द क्रिस्टल वॉज डार्केंड. There was no sunlight coming in the drawer, and therefore he has no reason to believe that the plate would be exposed to sunlight. अब अगर उसमें सनलाइट नहीं आ रहा था तो वो लाइट कहाँ से आ रही थी, वो रेडिएशन कहाँ से हमें मिल रहे थे फोटोग्राफिक प्लेट पे। ठीक है, अब उन्होंने ये बोला कि हो सकता है सनलाइट आ गया हो, तो जो कि सनलाइट आने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी। ठीक है, ये विश्वास ही नहीं किया जा सकता कि सनलाइट आ गया हो, उसके एक्सपोजर की वजह से कुछ हुआ हो। ठीक है, चलिए आगे क्या हुआ। When he developed the plate, he had no reason to believe that the would be exposed to sunlight. ठीक है, when he developed the plate he observed that he has clear image of salt. This led him to interrupt the uranium salt emitted certain high energy radiation capsule of penetrating the black paper and therefore affects the photographic plate. अब क्या हुआ, जब उन्होंने फोटोग्राफिक प्लेट को थोड़ा सा मॉडिफाई किया, ठीक है, फोटोग्राफिक प्लेट को अपने हिसाब से थोड़ा सा मॉडिफाई किया, तो उन्हें क्या मिला कि ये जो यूरेनियम सॉल्ट है इससे क्या हो रहा है, इस यूरेनियम सॉल्ट से कुछ रेज निकल रही हैं, जो रेज क्या हो रही हैं, इस ब्लैक पेपर को, ये क्या है, ब्लैक पेपर जो है, ये जो ब्लैक पेपर है क्या कर रही हैं, इसको पेनिट्रेट कर रही हैं, यानी छेद के बाहर निकल रही हैं। ठीक है, पेनिट्रेट कर रही हैं, छेद के बाहर निकले इस फोटोग्राफिक प्लेट पे इस यूरेनियम सॉल्ट का। अगर मान लीजिए यूरेनियम सॉल्ट का कुछ ऐसा डायग्राम हो, ठीक है, तो फोटोग्राफिक प्लेट पे भी कुछ ऐसा ही डायग्राम आएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए फोटोग्राफिक प्लेट पे ये सॉल्ट ऐसा इस शेप में है तो फोटोग्राफिक प्लेट पे भी ऐसा ही आएगा। ठीक है, तो यानी क्या हुआ, ये जो रेज इससे निकल रही थी इस ब्लैक पेपर को पेनिट्रेट करके वो क्या किया, फोटोग्राफिक प्लेट पे क्या किया, एक इमेज फॉर्मेशन किया। ठीक है, शॉकिंगली क्या हुआ, आप देखिए, let us observe that these rays can be ionized air, penetrate solid material and produce emulsivity in substance such as ZNS. ठीक है, the phenomena of spontaneous emission of active radiation by certain element is called radioactivity. अब इसी रेडिएशन जो रेज निकल रही थी उसे क्या बोला गया, रेडिएशन बोला गया। ठीक है, लगातार निकल रही थी इसलिए इसको क्या बोला गया, रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोला गया, जो हमेशा लगातार रेडिएशन करता रहता है। ठीक है, अब रेडिएशन क्या है,
क्यों है, क्यों होता है रेडिएशन, कहाँ होता है, उससे क्या इफ़ेक्ट है, क्या प्रभाव है, ठीक है। ये सब हम पढ़ेंगे फिजिक्स में, फिजिक्स के लाइट के चैप्टर में हम इसको पढ़ेंगे, रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। चलिए फिलहाल यहाँ पे जो थोड़ा बहुत है मैं आपको बता देता हूँ और, ठीक है। आगे देखिए, द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक, अब क्या किया गया, इन्हें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा गया। तो एक सेटअप तैयार किया गया, एक सेटअप तैयार किया गया जो कि कुछ इस तरह था, ठीक है। ये किसी काम का नहीं है, मैं मिटा रहा हूँ इसको। एक सेटअप तैयार किया गया, हेनरी मेड अ सेटअप to know the deflection of these rays in the presence of electric field and magnetic field। तो अगर यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया है, ठीक है, और यहाँ पे एक पाउच है, ठीक है, यहाँ पे क्या रखा है, सॉल्ट रखा है, यूरेनियम सॉल्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया गया ना कि एक स्लिट रखा गया, इससे जो रेज आ रही थी, ठीक है, वो एक सीधी रे में बाहर गई, ठीक है। अब जब यहाँ से हुई ना तो इस ये यहाँ पे क्या है, देखिए फोटोग्राफिक प्लेट है, ये क्या है, फोटोग्राफिक प्लेट है, मैं ऐसे सीधा बना देता हूँ, ठीक है। ये मान लीजिए क्या हमारा फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट, ठीक है। अब क्या हुआ, जब ये रेज आई ना तो कुछ रेज ऐसे चली गई, कुछ रेज सीधी सीधी, कुछ रेज ऐसे। क्या हुआ, देखिए डिफ्लेक्शन हमें तीन तरह से मिल रहा है, क्या मिल रहा है, डिफ्लेक्शन हमें तीन तरह से मिल रहा है, ठीक है। एक रेज क्या हो रही है, पॉजिटिव तरफ हो जा रही है, एक तरफ क्या कर रही है, नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, और एक अनडेविएटेड चली जा रही है, ठीक है। अब क्या हुआ, अल्फा बीटा गामा, अब इस रेज को क्या बोला गया, अल्फा रेज बोला गया, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज होती है, इसलिए क्या होता है, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो गया, ठीक है। अब इसको क्या बोला गया, बीटा रेज, क्या बोला गया, बीटा रेज, क्योंकि बीटा जो होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है तो किसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ, नेगेटिव की तरफ, ठीक है। अब क्या हुआ, ये गामा रेज है, ठीक है, गामा रेज, ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है, इसीलिए क्या हुआ, सीधा सीधा चला गया, इसके अंदर कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया, ठीक है। अब इसके बारे में इससे ज़्यादा हमारी बुक में नहीं दिया है, ठीक है। आप इसको और डिटेल स्टडी अपनी बुक से करिएगा, ठीक है, क्लास 12 के लाइट चैप्टर में करेंगे, ठीक है। और अगर इसके बारे में आपको कुछ जानना हो तो आप नेट से देख सकते हैं। और क्या, अगर इसको और कुछ देखिए, इसमें और क्या लिखा हुआ है मैं पढ़ देता हूँ। वन टाइप ऑफ रेज डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड विच इज इंडिकेट अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स, सॉरी देखिए यहाँ पे गलती हो गया, एक ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। अब क्या हो गया, ठीक, चलिए गामा रेज ये भी हमने समझ लिया। अब इसके बाद आता है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। अब क्या हुआ, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम हमें पढ़ना है कि थॉमसन ने हमें एक मॉडल दिया एटम का, जिसमें हम क्या करते थे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को क्या कर रहे थे, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, उसका एक स्ट्रक्चर बना रहे थे, फॉर्म्ड वे में, ठीक है। चलिए हम उसे पढ़ते हैं। चलिए, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। अब भैया ये क्या है, देखिए थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, साइंटिस्ट जे थॉमसन ने एटम्स को सजाने का एक तरीका बताया, ठीक है। उसी मॉडल को हम क्या बोलते हैं, थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या किया, आफ्टर डिस्कवरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन साइंटिस्ट स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ अरेंजिंग दीज पार्टिकल इन एटम, डिफरेंट मॉडल वॉज प्रपोज, ठीक है। सबसे पहले किसने प्रपोज किया, जे थॉमसन ने। उन्होंने क्या बोला कि जिस तरह, ठीक है, द इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इनटू अ सच अ वे टू गिव अ मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, electronic arrangement, the radius of sphere of the order is
ऑफ 10⁻⁻10 मीटर विच इज इक्वल टू द साइज ऑफ एटम। अब क्या हुआ, एटम का इन्होंने साइज क्या बोला, एटम का इन्होंने साइज क्या बोला, एटम का साइज क्या बोला, 10⁻⁻10 मीटर्स, यही है एक एटम का साइज। ठीक है, उन्होंने क्या बोला, एक एटम का साइज इतना ही होता है। ठीक, और क्या बोला इन्होंने बोला कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो और प्रोटॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, इसके अंदर होते हैं। ठीक है, चलिए इसके आगे मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, दिस मॉडल मेक अ पुडिंग और केक विथ अ रेंज इनटू इट, देयरफॉर दिस मॉडल इज नोन एज रेंज प्लम पुडिंग मॉडल। ठीक है, दिस मॉडल was also named as the plum pudding or watermelon model. ठीक है, an important feature of this model of the masses of atom is considered to be equally spread over the atom. This model explains some of the known property of electrical neutrality of atom. It soon started when Rutherford discovered. अब क्या हुआ, इन्होंने बोला कि जो प्रोटॉन है वो क्या है, पूरे स्फीयर में फैले हुए हैं, पूरे स्फीयर में फैले हुए हैं। ठीक है, जैसे तरबूज होता है ना। ठीक है, अब जो नेगेटिव चार्ज है वो हर जगह फैला हुआ है। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या है, इसके अंदर है। ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि जैसे एक तरबूज में जो उसका रेडिश पार्ट होता है, जो खाने वाला पार्ट होता है, वो पूरे तरबूज में फैला होता है और छोटे छोटे बीज क्या होते हैं, उसके बीच में होते हैं। ठीक है, हर जगह। वैसे ही क्या होता है, प्रोटॉन पूरे मास में फैला होता है और इलेक्ट्रॉन बीज की तरह छोटे छोटे हर जगह पे होते हैं। ठीक है, अब इन्होंने क्या इस मॉडल को दिखा के उन्होंने क्या क्या एक्सप्लेन कर दिया, देखिए। एटम सबको पता है कि स्फेरिकल होता है, ये स्टार्टिंग में ही डिक्लेयर्ड हो गया था कि एटम मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर। ठीक है, चलिए अब उन्होंने ये दे दिया। उन्होंने क्या पहली बात क्या बोली, इट मस्ट बी ऑफ साइज 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, ब्रैकेट में लिख दिया साइज ऑफ एटम। ठीक है, एटम का साइज इतना ही होगा, ज्यादा नहीं होगा। और क्या बोला दूसरा पॉइंट, द प्रोटॉन्स आर इक्वली distributed over mass and the electrons are embedded into it। अब उन्होंने क्या बोल दिया कि प्रोटॉन पूरे मास में फैला हुआ है, इलेक्ट्रॉन बीच पे एम्बेडेड है, गड़ा हुआ है। ठीक है, तीसरी बात उन्होंने क्या बोली, तीसरी बात उन्होंने बोली कि इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी हमेशा मेंटेन रहेगी। क्या होगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन। ठीक है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी, ऑलवेज मेंटेन रहेगी। पूरे तरफ प्रोटॉन है, कुछ तरफ इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो हमें मेंटेन रहेगी, क्योंकि पता है हमें जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, दोनों का चार्ज सेम होगा, इतना हमें पता है। ठीक है, अब क्या हुआ ना, उन्होंने ये अपनी थ्योरी दे के चले गए। अब क्या हुआ, रदरफोर्ड, ठीक है, रदरफोर्ड उनके दिमाग में खलबली मची। अब रदरफोर्ड अपने 2 स्टूडेंट को लेके गए एक्सपेरिमेंट लैब में और उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। अब उन्होंने बोला रदरफोर्ड ने कि अगर एटम ऐसा होता है, अगर एटम ऐसा होता है तो अगर हम कुछ स्पीड से कोई पार्टिकल भेजें तो या तो वो उसके आर पार निकल जाना चाहिए, या तो इससे टकरा के
इसको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, ठीक है। डिस्ट्रॉय वाला तो पॉसिबल था नहीं, इसके आर पार जाना पॉसिबल था, ठीक है। तो अब क्या किया रदरफोर्ड ने, उसे करने की मतलब एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की। अब रदरफोर्ड ने क्या किया, पहले आप इसको नोट करिए फिर मैं बताता हूँ क्या हुआ। चलिए ये नोट हो गया। चलिए रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट बस देखते हैं अब क्या। अब रदरफोर्ड ने क्या किया ना, एक पतली सी थिन शीट ली गोल्ड की, एक पतली सी थिन शीट ली गोल्ड की, जो कि था 4 × 10⁻⁻10। मैं देख लेता हूँ एक बार। साइज ऑफ गोल्ड, हाँ देखिए। अब उन्होंने क्या किया, एक स्ट्रक्चर तैयार किया, एक स्लिट से, ठीक है। ये क्या है, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है। इन्होंने इस पे क्या लगाया, फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट। इन्होंने बीच में क्या किया, एक गोल्ड फॉइल रखा, गोल्ड की पतली सी शीट रखी। इसका लेंथ कितना था, मतलब डायमीटर, उसकी चौड़ाई कितनी थी, 100 नैनोमीटर थी। ये साइज ऑफ गोल्ड की शीट का वो है, ठीक है। आप देखिए क्या हो रहा है, रदरफोर्ड ने क्या किया ना, कुछ अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड के फॉइल के आर पार भेजने की कोशिश की, ठीक है। हमें पता है अल्फा पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, हाईली क्या होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, हाईली एनर्जेटिक होते हैं, प्लस उनमें क्या होता है, हाई स्पीड होता है, ठीक है। वो जिससे भी टकराते हैं उसमें से या ये तो एक इलेक्ट्रॉन निकलवा देंगे, ठीक है, या उस चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देंगे, ठीक है, कई पार्ट्स में तोड़ देंगे, ठीक है, ये हमें पता है। अब क्या किया ना, उन्होंने सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल से कुछ अल्फा पार्टिकल्स गुजारे, ठीक है। ये लेड की प्लेट है। अब यहां से कुछ अल्फा पार्टिकल्स गुजरे, कुछ ऐसे चले गए, कुछ सीधे सीधे चले गए, ठीक है, कुछ सीधे सीधे चले गए। अब कुछ क्या हुआ, हल्का सा बेंड हुए, कुछ क्या हुए इसी रास्ते से क्या हुए, वापस आए ऐसे ही चले गए, कुछ क्या हुआ ऐसे चले गए, कुछ क्या हुआ ऐसे आ गए, कुछ ऐसे आ गए, कुछ ऐसे आ गए, ठीक है। अब उन्होंने क्या देखा कि गोल्ड के सिल्वर से जाने वाली 10,000 में से एक, अगर 1 आउट ऑफ 10,000 रेज क्या हो रही थी, 180 डिग्री से क्या हो रही थी, डिफ्लेक्ट हो रही थी, इज डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री, यानी जिस पाथ से जा रही थी उसी पाथ से वापस आ जा रही थी। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या बोला कि सम रेज, सम अल्फा पार्टिकल deflected by 90 degree, some are deflected by 60 degree, ठीक है, some are, and some rays, some particles go through अब क्या हुआ, उन्होंने बोला कि कुछ पार्टिकल्स सीधे सीधे निकल जा रही थी, 10,000 में से 9,900 रेस क्या हो रही थी, साफ साफ सीधी सीधी निकल जा रही थी। कुछ क्या हो रही थी,
डिफ्लेक्ट हो रही थी। 10,000 में एक रेस क्या हो रही थी, जिस रास्ते से आ रही थी उसी रास्ते से वापस चल जा रही थी। कुछ रेस क्या हो रही थी, 90 डिग्री से रिफ्लेक्ट हो रही थी, कुछ 105 डिग्री से हो गई, कुछ 70 डिग्री से हो गई, ठीक है। सबका क्या हो रहा था, डिफ्लेक्शन शो कर रहा था, ठीक है। हमें डिफ्लेक्शन मिल गया, ठीक है, हमें उसने 3 चीज़ें भी मिल गई, ठीक है। अब इससे हमें क्या पता चला, रदरफोर्ड ने इससे बताया कि सिंस मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स passes through the gold foil undeflected, it means there must be very large empty space within the atom. अब उन्होंने क्या बोला कि अगर जो रेज हमने भेजी है उसमें से 9000 मैक्सिमम रेज क्या हो रही, बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधी सीधी निकल जा रही हैं, बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधी सीधी निकल जा रही हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो एटम के अंदर जो स्पेस है वो क्या है, ज़्यादातर क्या है, एम्प्टी है। क्या है, ज़्यादातर एम्प्टी है। अगला पॉइंट क्या बोला, अल्फा पार्टिकल आर पॉजिटिवली चार्ज एंड हैंस कंसिडरेबल मास, दे कैन बी डिफ्लेक्टेड ओनली इफ सम क्लोज टू सम हैवी पॉजिटिवली चार्ज्ड मास ड्यू टू एनॉर्मस फोर्स ऑफ रिपल्शन। अब क्या हुआ, इन्होंने बोला कि अगर ये पार्टिकल्स जो वापस जा, जिस रेस से जिस पाथ से जा रही थी उसी पाथ से वापस आ रही है, तो इसका मतलब कि जो अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स को डबल ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन क्या होता है, दुगना होता है। और जब प्रोटॉन का दुगना है मतलब इसके एटम के सेंटर में कुछ ऐसा है, एटम के अंदर कुछ ऐसा है जो इस रेस को क्या कर रहा है, रिपल करके वापस भेज रहा है, ठीक है। रिपल्शन होता है ना, जैसे आप दीवार की तरफ बॉल मारिए तो दीवार की तरफ लड़के क्या होगा, आपकी तरफ आएगा, वैसे ही क्या होता है, बॉल सीधे जा रही थी, मतलब रेस सीधे जा रही थी और वो सीधी डिफ्लेक्ट हो जा रही थी 180 डिग्री से। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब ये कि इसके बीच में कुछ हैविली चार्ज्ड पार्टिकल्स है, एक सेंटर है जो हैविली चार्ज्ड है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें क्या हो रहा है, ये 180 का डिफ्लेक्शन मिल रहा है। अगला, द स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन इवन बाउंसिंग बैक ऑफ अल्फा पार्टिकल, वी एक्सप्लेन द डायरेक्ट कोलिजन विद हैवी पार्टिकल पॉसिबल आयन, ठीक है। द पॉजिटिवली चार्ज हैवी मास विच अपोजिस ओनली अ स्मॉल वॉल्यूम ऑफ एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। अब क्या हुआ, उन्होंने उस चीज को जो हैविली मास्ड सेंटर था उसे क्या बोला, उन्होंने न्यूक्लियस बोल दिया, ठीक है, न्यूक्लियस बोल दिया। चलिए आगे देखिए क्या हो रहा है। अब इसी चीज पे उन्होंने क्या किया, अपना एक थ्योरी दिया, एक एटम का क्या दिया, वो मॉडल दिया। चलिए देखते हैं, रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। द मेन फीचर ऑफ दिस मॉडल आर, in an atom the entire mass and the positive charge is concentrated in a very small region at the center as a nucleus. It was observed that the volume occupied by nucleus is negligible as compared to the volume of the atom. ठीक है, अब एटम की वॉल्यूम से क्या हुआ, कम हो गया। उन्होंने बोला जो न्यूक्लियस है उसी में सारी मास होता है। अब क्या है, वो न्यूक्लियस क्या है, हैविली चार्ज्ड है, उसी में सारा मास होता है, ठीक है, लेकिन उसका जो वॉल्यूम होता है क्या होता है, बहुत ही नेग्लिजिबल होता है एटम के कंपैरिजन में। अगर एटम का वॉल्यूम लिया जाए और हम किसका, न्यूक्लियस का वॉल्यूम लें, तो न्यूक्लियस का वॉल्यूम इतना कम है कि एटम के वॉल्यूम के आगे क्या हो, नेग्लिजिबल है, ठीक है। द पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस ड्यू टू प्रोटॉन मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स, ठीक है। अब क्या हुआ, वो जो चार्ज था, जो न्यूक्लियस था उसमें पॉजिटिव चार्ज सारे होंगे, सारे उसमें क्या होंगे, उसी न्यूक्लियस में क्या होंगे, सारे प्रोटॉन्स, सारे पॉजिटिव चार्ज होंगे एक साथ। वही क्या होता है, उसमें प्रोटॉन्स मतलब सारे होंगे, और हमें पता है प्रोटॉन्स का ही मास होता है जिसे हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला, द मास ऑफ न्यूक्लियस इज ड्यू टू प्रोटॉन एंड सम अदर न्यूट्रल पार्टिकल्स। अब इन्होंने यहाँ पे भी बोल दिया कि इस न्यूक्लियस में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि न्यूट्रल हैं और उनका मास क्या है, कंसिडरेबल है, कंसीडर हम कर सकते हैं, ठीक है। दिस न्यूट्रल पार्टिकल वॉज डिस्कवर्ड लेटर ऑन चैडविक इन 1992। अब क्या है, 1932। अब क्या है, वो जो न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं जो कि हमें पता है क्या है, न्यूट्रॉन्स हैं, वो कब डिस्कवर हुए, 1992 में, ठीक है। अब देखिए उसका हम अलग से बात करेंगे, फिर इसमें देखते हैं। द मास ऑफ न्यूक्लियस इज ड्यू टू प्रोटॉन, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस आर कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। अब उन्होंने क्या बोला कि प्रोटॉन
और न्यूट्रॉन एक साथ क्या कहलाएंगे, न्यूक्लियॉन्स कहलाएंगे। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखिए। The nucleus is surrounded by negatively charged electron, blame the positive charge nucleus and thus the atom is electrically neutral. The electron are positively stationary but revolving around the। अब क्या बोला इन्होंने, जो इलेक्ट्रॉन है वो उसी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या करेगा, रोटेशन करेगा, ठीक है। और क्या बोला, इसी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो गया और इलेक्ट्रॉन्स आसपास उसको क्या करेंगे, घेरे रहेंगे, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी बन गई, ठीक है। आगे देखिए लास्ट पॉइंट क्या बोल रहा है। The electron and the nucleus are held together by electrostatic force of attraction. The most of space and atom between the nucleus and the revolving electrons is empty. अब उन्होंने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं एक साथ किस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसका खुद का कोई स्पेस है नहीं, तो वो बाकी स्पेस क्या करता है, अगर मान लीजिए यहाँ पे है तो यहाँ सारी स्पेस खाली हैं, यहाँ पे है तो ये सारी स्पेस खाली हैं, तो इसकी वजह से हमें क्या मिलता है, खाली स्पेस ज़्यादा मिल जाता है, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए, हो गया। चलिए अब एक चीज़ ध्यान दीजिए कि हमें रदरफोर्ड के सारे एक्सपेरिमेंट्स मिल गए हैं, सारे हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है, सारे हमने उनकी थ्योरी पढ़ ली है। अब इनकी एटम का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ठीक है, और इनका पोस्टुलेट सारे फेल कैसे होंगे, ये हम बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही, इसको सही से पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये जो पॉइंट है, ये जो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट है, ये बोर्ड के एग्जाम के बिहाफ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। पढ़ लीजिएगा, रट लीजिएगा, जो मन करेगा समझ के, लेकिन उसको याद हो जाना चाहिए, आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।